बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को देखना है। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में ये एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये था कि जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं तमाम एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी वो सेम है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम है, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। और वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी एलिमेंट के सेम नहीं होते उनको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी से रिलेटेड जब आज हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे एग्जांपल 1, 2, 3 में, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 66 से। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। अगर हमारे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन मौजूद हो तो उसको बैलेंस करने के काफ़ी डिफरेंट तरीके होते हैं। द ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड। ट्रायल एंड एरर का मतलब आप लोग यूँ ही समझ लो कि तुक्के लगाना है, यानी कि कोई भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formula is continued till the number of atoms of each element on both sides of the equation becomes equal। तो इसमें इसने एक टर्म यूज़ की हुई है जो कि है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा कि 3 टर्म्स होते हैं हमारे पास, जो कि है कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। अब लेट्स से अगर कोई भी एक टर्म है आपके पास, जैसे कि 5x³ थी आपके पास मैथ्स में, ठीक है, अगर तो आप सिंपल 5x³ लिख देते हो, उसमें आपको पता है कि 5 को हम कोफिशिएंट कहते हैं, x को बेस कहते हैं और जो 3 है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। सेम इसी तरह अगर कोई भी टर्म हो आपके पास, लेट्स से 4x⁵ है, उसमें हम 4 को कोफिशिएंट कहते थे। ठीक है, इसी तरह इस केस में भी जो भी एलिमेंट या कंपाउंड से पहले जो भी बड़ा सा वो नंबर लिखा होगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, ये भी हम आगे करते हैं तो फिर इसकी और डिटेल में समझ आती है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोफिशिएंट्स बिफोर सिंबल्स और फार्मूला इज़ कंटिन्यूड। इस मेथड के थ्रू हमने ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहना ताकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो एडजस्ट हो जाए, उनकी वैल्यूज़ इक्वल आ जाएँ। till the number of atoms of each element on both sides of the equations become equal। हमने कोफिशिएंट्स को इस तरह से अरेंज करना है, उसमें इस तरह से रैंडम वैल्यूज़ डालनी है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो दोनों साइड्स पे सेम हो जाएं, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, हर एक एलिमेंट के। The working rules for balancing a chemical equation are as follows। अब ये 5 स्टेप्स हैं जिसको भी हमने देखना है कि जिसके थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। सबसे पहले हमने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हर एक एलिमेंट के गिनने हैं कि वो कितने बन रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। अब आपने कोई भी एक पहला एलिमेंट ले लेना है और उसके कोफिशिएंट्स को अरेंज करना शुरू करना है। मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट इज़ लेस। आपने सबसे पहले कोई भी एक जो रैंडम नंबर है ना, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया या कोई भी, उससे इस तरह उससे उस साइड पे मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स पहले से ही लेस हैं। जैसे कि अगर कार्बन के एक साइड, रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स हैं, तो जो लेस साइड है जो कि कार्बन जो कि रिएक्टेंट साइड पे है, फिर उसको हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स। आपने स्टार्ट में कोई 10 या 20 इससे मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू कर देना, 2, 3, 4, 5 इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। और यही प्रोसेस आपने हर एक एलिमेंट के लिए रिपीट करते हैं। बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, N2, O2, Cl2 एक्सेट्रा एट द एंड। अगर इक्वेशन में हमारे पास कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाता है
डाई का मतलब होता है दो, और एटॉमिक का मतलब एटम्स है। डायटॉमिक का मतलब है दो एटम्स, और डायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स मौजूद हों। जैसे कि H2 है, अब जो नीचे उसके साथ 2 लिखा हुआ उसका मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह N2 है, O2 है, Cl2 है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। सबसे पहले आप देख लो एग्जांपल नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। हमने रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं हर एक एलिमेंट के। हम देख सकते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स यूज हुए, एक तो नाइट्रोजन है, एक तो हाइड्रोजन है। तो उसने एक ब्लू कलर में रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे उसने इनके नंबर ऑफ एटम्स गिने हुए हैं। एन के साथ छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, तो उसने रिएक्टेंट्स पे ही नीचे लिख दिया है कि 2n एटम्स, यानी कि दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं। और एच के साथ भी नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो उसने 2h एटम्स लिख दिए। ये है रिएक्टेंट साइड पे। अगर हम अब बात करें प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट में हमें नज़र आ रहा है NH3। NH3 का मतलब है, अब N के साथ तो नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन का एक एटम है, तो उसने प्रोडक्ट में नीचे लिख दिया हुआ है 1n, यानी कि एक नाइट्रोजन का एटम। और H के साथ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हम बात करें अगर नाइट्रोजन एलिमेंट की, तो उसके रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स हैं और प्रोडक्ट पे एक एटम है, यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास अनबैलेंस्ड है। इसी तरह रिएक्टेंट्स पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, प्रोडक्ट पे हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं, तो वो भी अनबैलेंस्ड है। हमने इन दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। एड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट टू बैलेंस n। सबसे पहला स्टेप उसने किया कि हमने नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर रिएक्टेंट साइड पे दो नाइट्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे हमने देखा है कि एक एटम था, तो एक को दो करने के लिए हमें ऑब्वियसली उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्रोडक्ट में उसने ना NH3 को ही होल को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है, ठीक है। अब जब हमने NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हुआ क्या, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, जैसा कि N2 लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास अब दो नाइट्रोजन एटम्स आ गए हैं, क्योंकि 2NH3 है ना, तो उसमें 2n हो गया एक, तो यानी कि एक एटम के दो मॉलिक्यूल्स, तो वो दो ही एटम्स बन गए। और H3, और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टेंट्स में उसने सिर्फ H के साथ 2 लिखा हुआ है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। और प्रोडक्ट में क्या हुआ है, अब ये पहले तो हमारे पास सिंपल NH3 था ना, उसमें जो H3 था इसका मतलब हाइड्रोजन के तीन एटम्स थे। अगर हम बात करें सिर्फ NH3 की, अब 2NH3 है, इसका मतलब कि वो दुगना ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हाइड्रोजन के भी तीन की जगह 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई है कि दो दो नाइट्रोजन एटम्स दोनों साइड पे है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुई भी। तो हाइड्रोजन को अब हमने स्टेप नंबर 3 में बैलेंस किया। ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब हमने 2NH3 कर दिया था तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई थी, लेकिन हाइड्रोजन की प्रोडक्ट साइड पे 6 एटम्स आ रहे थे और रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स आ रहे थे। तो उस दो को 6 में करने के लिए हमने जो रिएक्टेंट साइड पे H2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब पहले सिर्फ H2 था, इसका मतलब है कि दो एटम्स थे हाइड्रोजन के, अब 3H2 है, यानी कि दो दो एटम्स के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये टोटल हमारे पास हो गए 6 एटम्स हाइड्रोजन एटम्स के। तो अब जब हमने H2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो ये रिएक्शन बना N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। इसमें रिएक्टेंट्स पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं और प्रोडक्ट पे भी नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, यानी कि वो बैलेंस हो गई है। इसी तरह हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे भी अब 6 एटम्स हो गए हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 6 एटम्स हो गए हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है। ये तरीका है ये इक्वेशन को बैलेंस करने का। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन थी एग्जांपल नंबर 1 में, जो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3, ठीक है। इसमें ना ही नाइट्रोजन बैलेंस थी और ना ही हाइड्रोजन बैलेंस थी। तो पहले स्टेप में हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया। हम देखें कि
NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही आ रहा था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स आ गए। लेकिन अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे हाइड्रोजन एटम्स में भी चेंजिंग आ गई थी। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 6 हो गए थे, तो हमने फिर रिएक्टेंट साइड पे भी हाइड्रोजन एटम्स को 6 में कन्वर्ट कर दिया था 3 से मल्टीप्लाई करके। जो H2 था हमारे पास उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो भी 6 एटम्स आ जाएँ, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, जिसमें वो कह रहा है CH4+O2 इट गिव्स H2O प्लस CO2, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं एक तो C यानी कि कार्बन है, एक H यानी कि हाइड्रोजन है और एक O यानी कि ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट्स में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक C लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन का एक एटम है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो H के साथ नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके 4 एटम्स हैं। और O के साथ नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड पे, उसमें हमें नज़र आ रहा है एक तो H2O, ठीक है। जो H के साथ नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। और एक आगे लिखा हुआ है CO2, इसका मतलब कार्बन जो है सिंपल उसका एक ही एटम मौजूद है। अब जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो H2O में भी मौजूद हैं, CO2 में भी मौजूद है। तो CO2 में O के साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स ये हो गए। और H2O वाला जो O है ये एक एटम, यानी कि ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल 3 एटम्स हो गए, ठीक है। एक तो H2O है ना, उसमें से तो एक ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम आ रहा है, एक वो एक एटम हो गया। और CO2 में जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स हो गए। तो इससे हमने प्रोडक्ट साइड पे भी ये तीनों चीज़ें लिख दी कि एक कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ कार्बन ही है जो कि बैलेंस है, लेकिन क्योंकि कार्बन का एक एक एटम दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है। तो पहले स्टेप में हमने किया कि जो H2O है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि ये 4 एटम्स हो जाएं, तो फिर 4 को हम वहाँ पे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने जब H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे एक्चुअली हुआ क्या है, एक अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे एक तो 2H2O बन गया है। 2H2O में ऑक्सीजन की अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स आ गए यहाँ से, ठीक है। और CO2 में जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो ये टोटल हो गए 4 एटम्स ऑक्सीजन के जो कि प्रोडक्ट साइड पे मौजूद हैं। और रिएक्टेंट साइड पे भी जो सिंपल हमारे पास O2 था उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी 4 एटम्स बन जाएँ, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की है। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक H2O केवल था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऑक्सीजन का पहले सिर्फ एक ही एटम था, लेकिन अब ऐसे एक एक एटम के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, ये 2 का कोफिशिएंट ऐड करने के बाद, तो इसलिए वो 2H2O में ऑक्सीजन के अब हमारे पास 2 एटम्स आ गए। और जो CO2 है उसमें जो O2 है उसके 2 एटम्स, यानी कि ये टोटल हो गए 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। और रिएक्टेंट्स में हमारे पास जब पहले हमारे पास सिर्फ O2 था यानी कि 2 एटम्स थे, उसको 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमने O2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो भी 4 एटम्स बन जाए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने किया कि सबसे पहले H2O के साथ हमने कोफिशिएंट लगाया 2 का, ठीक है। अब जब हमने वो कोफिशिएंट लगा दिए तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स बन गए थे प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट्स पे भी हमने फिर O2 के साथ 2 का लगा दिया कोफिशिएंट ताकि वो भी 4 एटम्स बन जाए। यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और जब हमने H2O में 2 का कोफिशिएंट लगाया तो उससे अब ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है, क्योंकि 2H2O है ना। अब H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम्स, और जब 2H2O आ गया इसका मतलब कि 2 एटम्स के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन एटम्स जो कि प्रोडक्ट साइड पे हैं। और हम रिएक्टेंट्स में भी देख सकते हैं कि जो CH4 है उसमें H के साथ 4 लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भी बैलेंस हो गए। इसी तरह अब एक लास्ट एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 3 की, ठीक है। उसमें हमारे पास नज़र आ रहा है CaCl2 प्लस Na2CO3 इट गिव्स CaCO3 प्लस NaCl। CaCl2 का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड और Na2CO3 का मतलब है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो एक तो Ca है यानी कि कैल्शियम, एक Cl है यानी कि क्लोरीन, एक Na है इसका मतलब है सोडियम,
एक C है उसका मतलब है कार्बन, एक O है जिसका मतलब है ऑक्सीजन। एक्चुअली ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ़ एटम्स गिनने हैं ना इनके रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट्स पे हम देख सकते हैं CaCl2 में कैल्शियम का एक एटम है और Cl2 है, इसका मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। इसी तरह रिएक्टेंट्स पे हमारे पास Na2CO3 भी मौजूद है। Na के साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके 2 एटम्स हैं। कार्बन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अगर अब हम बात करें प्रोडक्ट साइड पे तो उसमें हमें नज़र आ रहा है CaCO3, यानी कि कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स, वही हमें यहाँ से मिल गए प्रोडक्ट साइड पे। और NaCl, Na का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैल्शियम का तो एक एक एटम ही है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे, तो कैल्शियम हमारे पास बैलेंस्ड है। क्लोरीन के रिएक्टेंट्स पे 2 हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास एक है, इसका मतलब कि वो अनबैलेंस्ड है। और इसी तरह सोडियम भी हमारे पास अनबैलेंस्ड है कि रिएक्टेंट्स में 2 आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स में एक आ रहा है। सोडियम भी अनबैलेंस्ड है, लेकिन कार्बन भी हमारे पास बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस्ड है। अब जो सोडियम और क्लोरीन है, ये दोनों का वो फार्मूला हमारे पास प्रोडक्ट में बन नहीं रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट में एक एक एटम्स आ रहे हैं, इसकी जगह हमने 2 एटम्स करने हैं। तो हम इसी को ही सिंपल एक 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन में सिर्फ NaCl को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये इसलिए किया कि पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 में रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स थे, सोडियम और क्लोरीन के, और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक एक एटम ही था। तो हमने जब NaCl को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम के भी 2 एटम्स ऑटोमेटिकली हो गए और क्लोरीन के भी 2 एटम्स ऑटोमेटिकली हो गए। तो वहाँ से ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जब हमने NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंड में हमारे पास ये पूरी केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस्ड हो गई है। बस आपका आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक तो आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, राइट रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसका आंसर आप लोगों ने स्टार्ट करना है ये यहाँ से, द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। ये और इसके साथ जो नीचे ये 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ तक कि बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2Cl2 एक्सेट्रा एट द एंड, यहाँ तक। ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट, इसको आपने लिखना है और इसको आपने याद करना है। और जो एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 है ना, इनको आपने सिर्फ अपनी रफ़ कॉपीज़ में किसी में भी प्रैक्टिस करना है। इनको आपने एक दफ़ा रीड करना है, इसको प्रैक्टिस करना है ख़ुद से आप लोगों ने करने की। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और एक आपको एक मिनी एक्सरसाइज भी नज़र आ रही है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, Fe+Cl2 इट गिव्स FeCl3। इस तरह के 4 केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको भी आपने भी अपनी कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, रफ़ कॉपीज़ पे, नीट पे आपने सिर्फ वो रूल्स लिखने हैं, रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, सिर्फ वो। रफ़ कॉपीज़ में आपने ये तीनों एग्जांपल्स लिख के एक दफ़ा इनको खुद से बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और जो मिनी एक्सरसाइज के 4 इक्वेशंस हैं, इनको आपने लिख के खुद से बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सिर्फ आपने ट्राई करना है कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो बस अब आपका लेक्चर आज का यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है डिटेल में कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो बस अब इसी के साथ आपका लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।